चलिए आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र की, जहां पर सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी पर अजीत पवार और शरद पवार दोनों के ही दावे हैं। शरद पवार ने अब प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाल दिया है। जहां अब महाविकास आघाड़ी में भी टूट के आसार नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। आज कांग्रेस और शिवसेना दोनों अहम मीटिंग करने वाली है, जिसके बाद अब इस सियासी घटनाक्रम में क्या होता है ये देखना होगा। और इससे जुड़ी अहम जानकारी आपको दे दें, एनसीपी को लेकर सियासी खींचतान जारी है। पार्टी और सिंबल पर अजीत पवार ने दावा किया है। जी, अजीत पवार ने सरकारी बंगले को पार्टी दफ्तर में तब्दील कर दिया है। शरद पवार ने बागियों को पार्टी से बर्खास्त किया है, लेकिन इसका जवाब दिया गया है। दरअसल शरद पवार ने एक्शन लेते हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को एनसीपी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद अजीत पवार ने इस फैसले को पलटा। तो अहम जानकारी, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप समझ पाएंगे ये बवाल जो है महाराष्ट्र में वो लगातार जारी है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो उथल पुथल है महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल वो देखने को मिल रही है। अजीत पवार के विद्रोह के बाद आप देखिए कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि अब एनसीपी की जंग शुरू हो गई है। पार्टी किसकी है, ये सिंबल किसका है, इसको लेकर अब अजीत पवार गुट और साथ ही साथ शरद पवार गुट अलग अलग दावे कर रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच आज बैठकों का दौर चलने वाला है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बगावत तो हो गई है क्योंकि एमवीए का जो गठबंधन था वो इतना मजबूत था कि जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव का सामना करना भाजपा के लिए असंभव था। तो उन्होंने अपनी रणनीति तय कर ली थी। एक तरफ कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण का रास्ता बंद हो गया था। उधर अब जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा को कहीं भी जीत के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारी जीत निश्चित है और तेलंगाना में कोई भाजपा का कोई वहाँ पे लेना देना ही नहीं है। तो इस हालत में महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंटलाइन स्टेट बनता है। लेकिन महाराष्ट्र की आज की जो हालत थी, एक महाविकास आघाड़ी बड़ी मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। जब तक महाविकास आघाड़ी को नहीं तोड़ा जाए तब तक लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैं बहुत दिनों से अंदेशा था कि कुछ न कुछ करके महाविकास आघाड़ी को जो घटक दल है उनको तोड़ा जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल है वो मचा हुआ है। एनसीपी दो फाड़ में बढ़ चुकी है और अब सवाल है कि एनसीपी किसकी होगी, चाचा की या फिर भतीजे की। पूरे मामले में दोनों के अपने अपने दावे। इन दावों की हकीकत क्या है, कानून के लिहाज से किसका दावा पुख्ता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर सियासत में रिटायरमेंट की उम्र ना हो तो चुनौतियों का पहाड़ भी अंतिम सांस तक कम नहीं होता। 82 साल के शरद पवार को भी इसका बखूबी एहसास हो रहा है। जिस पार्टी को ताउम्र अपने खून पसीने से सींचा, उस पार्टी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए शरद पवार को मैदान में उतरना पड़ा। भतीजे की बगावत के एक दिन बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए चाचा सतारा पहुंचे। सतारा के कराड़ में वाई चौहान स्मृति स्थल पर उन्होंने पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। किस्तें कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीजों के बारे में 2-3 बार हुआ है। चाचा जमीन पर अपनी ताकत टटोलने में जुटे हैं, वहीं पार्टी ऑफिस की तस्वीर बदल रही है। बागी नेताओं के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। बगावत के इस खेल में शरद पवार जिस शख्स से सबसे ज्यादा नाराज है वो है प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी के दफ्तर में प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई जा रही है। बड़ा सवाल यही कि एनसीपी अब किसकी होगी। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायक चाहिए। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर को इन 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका भेज दी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही पार्टी ने जितेंद्र आव्हान को चीफ व्हिप भी नियुक्त कर दिया है। यानी अब पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हान की बात मानने के लिए मजबूर होंगे। पिताजी के उम्र के वो है
हर बच्चे को उन्होंने 30-30, 40-40 साल जाना है। अगर वो 40 साल पुराना बच्चा बाप को आके कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, तो बाप उस पर भरोसा क्यों नहीं दिखाएगा? ये तो बच्चे को शर्म लगनी चाहिए कि 80 साल के बाप को मैं झूठ बोल के काम किया हूँ। वैसे एनसीपी के मामले में किसी भी पक्ष ने न्यायपालिका के दरवाजे को नहीं खटखटाया है, लेकिन पिछले 4 साल के घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये मामला अदालत के दायरे से बाहर निपट जाएगा। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद कई बार महाराष्ट्र में उठापटक हो चुकी है। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है। पिछले साल जून में शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई। क्या एनसीपी की तरफ से भी ऐसा किया जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट में तो आना मुश्किल है मामला। क्या वजह हो सकती है? उसका कारण ये है कि सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और कल को कोई दूसरा ऑर्डर हो गया जो उनके खिलाफ है, तो उनकी सारी रेमेडी बंद हो जाएंगी। वो सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाएंगे। शिवसेना की तरह एनसीपी पर कब्जे की जंग भी बड़ी है। अंतर यह है कि शिवसेना में बाला साहब की विरासत पर कब्जे के लिए शागिर्द ने परिवार को चुनौती दी थी। लेकिन एनसीपी फैमिली में चाचा के सामने उनकी विरासत को चुनौती दी गई। सवाल है कि क्या चुनावी दावपेच में माहिर शरद पवार इस चुनौती से निपट पाएंगे? मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। अब स्थिति क्या है ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है। शरद पवार के घर से संवाददाता पंकज मिश्रा है, साथ ही साथ अजीत पवार के घर से संवाददाता चेतन सीधे जुड़े। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए पंकज, क्या हलचल शरद पवार के घर पर देखने को मिल रही है? आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर जो हैं वो आज बैठक करने वाली है। और सबसे ज़्यादा जिन पर सबकी निगाहें हैं वो हैं शरद पवार, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम जो हलचल हो रहे थे तब पवार जो हैं वो सातारा दौरे पर थे। और अब कल रात को ही पवार जो हैं वो अपने घर पर आए हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से पवार के घर के बाहर जो है बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस जो है वो तैनात है, वीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुका है। आप बता दें कि कुछ देर पहले ही जयंत पाटिल यहाँ पर आए हैं और देर रात तक शरद पवार जो हैं वो लीगल टीम के साथ एडवाइस ले रहे थे, उनके साथ वो मीटिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शरद पवार अब इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एनसीपी के यहाँ ही नहीं, बल्कि तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे आप शिवसेना की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, तो हर जगह जो है वो आज बैठक का दौर होने वाला है। साथ ही आज कैबिनेट की बैठक भी है, जहां पर जो मंत्री शपथ लिए हैं उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो उसको लेकर भी विवाद हो सकता है, उसको लेकर भी बवाल जो है वो मच सकता है। आपको बता दें कि शिवसेना करीब 12 बजे आज जो है वो उद्धव ठाकरे बैठक करने वाले हैं अपने तमाम नेताओं के साथ कि आगे की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस जो है वो बैठक करने वाला है कि अब क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जो अपोजिशन की पार्टी है वो कांग्रेस है, तो ऐसे में अपोजिशन का नेता जो है वो कांग्रेस का होगा और कौन होगा इसको लेकर बैठक होगी। साथ ही तो ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर इस वक्त शरद पवार के यहाँ पर हलचल तेज है, वहाँ पर मीटिंग्स का दौर भी जारी है। अजीत पवार के घर के बाहर से संवाददाता चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, अजीत पवार कुनबे में इस वक्त क्या चल रहा है? नकी, यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर अजीत पवार के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। फिलहाल अजीत पवार ये अपनी जो बैठक होने वाली है मंत्रालय में, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन का होने के साथ साथ अब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के पद पर जाने के लिए विराजमान हो चुके हैं और उनकी ये पहली बैठक है, उसकी ही तैयारियाँ यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन स्वप्निल से गुजारिश करूँगा कि वो अंदर का ये देखें कि यहाँ पर कई कार्यकर्ता फूलों की ये लेकर वहां पर पहुंचे जाते हैं। यहाँ पर कुछ विधायक भी अंदर मौजूद है कि जिस हिसाब से समर्थन देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से कि अजीत पवार जिस ताकत से अब अपने चाचा से बगावत कर चुके हैं और उसके बाद में यहाँ पर एक अलग सा ही रुख बना हुआ है। ठीक है, चलिए, माहौल बना हुआ है और आने वाले समय में